हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 63rd वीडियो है। इससे पहले 62 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक क्या है? तो बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या? बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड कोऑपरेशन। और ये बिम्स्टेक क्या है? तो ये बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसपास के क्षेत्रों के जो देश हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अब बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ हैं 7। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। देखिए, आप जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इसके नाम से याद रख सकते हैं। इसका नाम क्या है? बिम्स्टेक। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया। मैं लिख देती हूँ बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया। हालांकि इसका जो नाम है इसके मेंबर कंट्रीज़ के नाम पर नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखने के लिए बिम्स्टेक के नाम से इसको याद रख सकते हैं। आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका एंड टी फॉर थाईलैंड। और बाकी दो को आप याद रख सकते हैं, भूटान एंड नेपाल। तो ये 7 कंट्रीज़ जो हैं ये बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये बिम्स्टेक का मेंबर कंट्री नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मालदीव। बाकी इंडिया, नेपाल और भूटान जो है ये क्या है? ये बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 मालदीव। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और उन 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 7 स्टेट्स जो हैं किस में आते हैं? 7 सिस्टर्स में आते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, A² M³ NT। तो देखिए, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, असम, A का स्क्वायर, और M³ यानी कि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और N फॉर नागालैंड और T फॉर त्रिपुरा। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो त्रिपुरा इसमें आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, लेकिन सिक्किम जो है ये 7 सिस्टर्स स्टेट में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 सिक्किम। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ में हम 25 क्वेश्चंस को करते हैं। और जब भी आप इन क्वेश्चंस को करते हैं या फिर इन वीडियोज़ को देखते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है, उसको आप एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और
लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत की संसद द्वारा जो पर्यावरण अधिनियम है ये पारित किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में जो है पर्यावरण अधिनियम को पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो DRDO द्वारा विकसित जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ये है पिनाका। क्या है? पिनाका जो है ये DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पिनाका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज दांडी। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड, डायरेक्ट नमक मार्च या दांडी मार्च से क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये पूछा है कि दांडी जो है ये गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नमक मार्च है या दांडी मार्च है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और ये 24 दिनों तक चला था। ये 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था, और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और कितने दिनों तक चला था? तो 24 दिनों तक ये जो मार्च था या जो ये आंदोलन था ये चला था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये दांडी नामक स्थान से शुरू हुआ था। इसी वजह से इसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है या दांडी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो दांडी है ये गुजरात के नवसारी ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के नवसारी ज़िले में स्थित है जो दांडी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो देखिए, श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है जोजिला पास। जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बात करें जेलेपला पास की, तो जेलेपला पास जो है ये सिक्किम को चुम्बी वैली से कनेक्ट करता है। चुम्बी वैली जो है ये तिब्बत में स्थित है, तो जेलेपला पास जो है ये सिक्किम को चुम्बी वैली से कनेक्ट करने का काम करता है। बात करें नाथुला पास की या नाथुला दर्रे की, तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। बड़ा लाचा पास या इसको बड़ा लाचा पास कहा जाता है, तो बड़ा लाचा पास जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले को लद्दाख के लेह ज़िले से जोड़ता है। कौन? बड़ा लाचा पास। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 जोजिला पास। जोजिला पास जो है ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसके टोटल जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 जो है ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि स्थायी सदस्य के बारे में बात की गई है। तो 5 कौन कौन से देश हैं जो कि स्थायी सदस्य हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तो देखिए इसमें से चाइना है, फ्रांस है, चाइना, फ्रांस, रसिया, USA और UK। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल में उनका चुनाव होता है। तो याद रखिएगा। अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रांस हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, लेकिन जापान जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड। गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है।
तो देखिए फ्रेंड्स, गोबी जो रेगिस्तान है, जो गोबी डेजर्ट है, ये एक ठंडा रेगिस्तान है और ये कहाँ पर फैला हुआ है, तो मंगोलिया और चीन के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है ये गोबी डेजर्ट। और ये जो देश हैं ये किस में आते हैं, तो ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। किस महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो गोबी रेगिस्तान कहाँ पर हो जाएगा, तो ये फैला हुआ है एशिया महाद्वीप में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची में है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची में इंक्लूडेड है, तो इसमें से कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनीज के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। भारत में कौन कौन सी महारत्न कंपनीज हैं, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो लिस्ट है, ये भारत में जो महारत्न कंपनीज हैं उसकी लिस्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल जिसको कहा जाता है, ये महारत्न कंपनीज के अंतर्गत आता है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल जिसको कहा जाता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड जिसको कहा जाता है, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC लिमिटेड जिसको कहा जाता है। लास्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको कहा जाता है सेल। तो देखिए फ्रेंड, ये लिस्ट है किसकी, महारत्न कंपनीज जो भारत में स्थित है। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी ऑप्शन 4 ऑप्शन दे करके पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनीज के अंतर्गत आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ उबंटू। उबंटू क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, उबंटू जो है ये एक फ्री ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका उपयोग कंप्यूटर और सर्वर में किया जाता है। तो ये क्या है, उबंटू। उबंटू जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर के CPU को, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया था। तो इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है ये 5 नवंबर 2013 को जो है लॉन्च किया था और इसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो ये कब लॉन्च किया गया था, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है मोल का। मोल क्या है, ये इसकी यूनिट होती है किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। टेस्ला क्या है, तो टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेज़र करने की यूनिट होती है टेस्ला। जूल क्या है, जूल ये यूनिट होती है वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट होती है क्या, जूल। लक्स जो है ये ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है क्या, लक्स। तो याद रखिएगा ये यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 मोल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ रजत रंगिनी। रजत रंगिनी के लेखक कौन हैं। तो रजत रंगिनी जो है ये लिखी गई है कल्हना के द्वारा। किसके द्वारा, कल्हना के द्वारा जो है रजत रंगिनी लिखी गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पेंटिंग की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो ये जो पेंटिंग की पट्टचित्र शैली है
ये ओडिशा राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो याद रखिएगा पट्टचित्र शैली जो है ये संबंधित है ओडिशा राज्य से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिख गुरु एस्टेब्लिश द खालसा पंथ? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना जो है ये सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1699 में जो है बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा ये कौन से गुरु थे? तो ये 10वें नंबर के गुरु थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से अलाई दरवाज़ा जो है ये दिल्ली में स्थित है, हुमायूंस टॉम्ब ये भी दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट जो है ये भी दिल्ली में स्थित है, लेकिन बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के पास स्थित है, फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह भी याद रखिएगा अकबर के द्वारा जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, बुलंद दरवाज़ा जो है ये दिल्ली में स्थित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय ए वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो देखिए चिकन पॉक्स जो है ये वायरस कोज करता है। कोलेरा जो है ये बैक्टीरिया से होता है, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होता है, और ट्यूबरक्लोसिस ये भी बैक्टीरिया से होता है। वायरस से पूछा है तो वायरस से कौन सा होता है? चिकन पॉक्स जो है ये वायरस से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये फुल फॉर्म है किसकी? यूआरएल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रेशम पालन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, सेरिकल्चर किसे कहा जाता है? तो सिल्क फार्मिंग को जो है सेरिकल्चर कहा जाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है सेरिकल्चर। फिश फार्मिंग को क्या कहा जाता है? फिश फार्मिंग को कहा जाता है पिसीकल्चर कहा जाता है फिश फार्मिंग को। बर्ड फार्मिंग को कहा जाता है पोल्ट्री फार्मिंग। बी फार्मिंग को क्या कहा जाता है? बी फार्मिंग को कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। तो याद रखिएगा सिल्क फार्मिंग को कहा जाता है सेरिकल्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? जब कोई दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस फॉर्म में रहते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट गेन कर रहे होते हैं, तो उसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनमें से लाइकेन जो है, लाइकेन में एल्गी और फंजाई जो है ये क्या करते हैं? ये सिम्बायोसिस फॉर्म में रहते हैं। एल्गी क्या करता है? ये फंजाई को फूड प्रोवाइड करवाता है। क्या? फूड प्रोवाइड करता है। फंजाई जो है ये एल्गी को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि एल्गी भी कुछ ना कुछ गेन कर रहा है फंजाई से, और फंजाई भी कुछ ना कुछ गेन कर रहा है एल्गी से। तो ये होता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लाइकेन जो है, लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 31 मार्च 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स कैन साउंड नोट ट्रैवल? निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी? मीडियम की।
उसमें से ये सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन वैक्यूम में जो है साउंड ट्रैवल नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 वैक्यूम। वैक्यूम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या कितनी है। देखिए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। कितनी, 552 जो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 552। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट बिटवीन अकबर एंड हेमू। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं और तीनों लड़ाइयों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कब हुई हैं, किस किस के बीच हुई हैं, विक्ट्री किसकी हुई है उनमें। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए प्रथम जो युद्ध हुआ था पानीपत का, प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। किस किस के बीच हुआ था, तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बीच। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और ये दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बीच लड़ी गई थी। इसमें विक्ट्री किसकी हुई थी, तो विक्ट्री हुई थी इसमें बाबर की। किसकी, बाबर की। तो ये हुई बात पहली लड़ाई की। दूसरी लड़ाई जो है पानीपत की कब लड़ी गई थी, तो 5 नवंबर 1556 में जो है लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। और ये किस किस के बीच हुई थी, तो हेमू और अकबर की सेना के बीच जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। हेमू का पूरा नाम क्या है, तो हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें किसकी विक्ट्री हुई थी, किसकी जीत हुई थी, तो अकबर की इसमें जीत हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये 14 जनवरी 1761 में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। और ये किसके बीच लड़ी गई थी, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें किसकी जीत हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली। मैं इधर लिख देती हूँ, विक्ट्री किसकी हुई थी, इसमें विक्ट्री हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। तो याद रखिएगा ये क्या है, ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब लड़ी गई थी, किसके बीच लड़ी गई थी और किसकी जीत हुई थी। तो अब देख लेते हैं, इसमें पूछा है अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो मैंने बताया 1556 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 1556। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। इन विच ईयर वॉज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं 1986, 1988, 1990, 1991। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।